हाय स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को वेलकम है स्टार बुक में। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या जिसको हम लोग एसोसिएटिव ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, उसका सेकेंड लेक्चर देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी सलेवरी ग्लैंड्स और उसके बाद हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। अभी बात करेंगे नेक्स्ट पैनक्रियाज के बारे में और फिर नेक्स्ट लीवर के बारे में। तो चलिए हम लोग पैनक्रियाज और लीवर को साथ साथ में पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले एक सुंदर सा मैं डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो सब मैं ये बना दिया इसोफेगस का डायग्राम। फिर ये मैं क्रिएट कर रहा हूं स्मॉल बैग लाइक ऑर्गन जिसका नाम है स्टमक। तो ये रहा स्टमक। और फिर मैं ये अभी बना रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डियोडेनम। तो ये रहा डियोडेनम। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर कट मारूंगा ये, और यहां से मैं बनाऊंगा एक, यहां से एक हो गया रास्ता। फिर मैं हर एक अभी कलर्स का यूज कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा, और फिर यहां से ये, और फिर ये रहा ये, डिफरेंट टाइप का कलर्स यूज कर रहा हूं। क्यों? ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये रहा। फिर यहां से मैं इसको ग्रो करूं, एक्सटेंड करूं, फिर यहां से, और फिर ये रहा स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम गल ब्लेडर, ठीक है। और फिर यहां से ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, ये रफ डायग्राम है ताकि आपको समझाया जाए। ये लीवर है, लीवर क्या ऐसा ही होगा? तो इसका आंसर है नहीं। ये रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए लीवर का ऐसा बनाया गया है, लेकिन डायग्राम ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो सबसे पहला ये है इसोफेगस। इस पार्ट का नाम है इसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और ये है क्या? तो स्टमक, आपका प्यारा सा ऑर्गन जिसमें आप ढूंढ के ठूस के खाते हैं। और फिर ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डियोडेनम, डियोडेनम। और ये है बड़ा प्यारा सा ऑर्गन जिसके कारण डायबिटीज भी हो जाता है, जिसका नाम है पेनक्रियाज। और फिर ये है ऑर्गन जिसका नाम है लीवर, जिसको ज्यादा शराब पीने से, अल्कोहल पीने से डैमेज हो सकता है। और फिर ये इतना सा छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है गल ब्लेडर, गल ब्लेडर, जीबी, गल ब्लेडर। जीबी मतलब जीबी रोड मत समझिएगा, गल ब्लेडर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ाई करना है किसके बारे में? तो अभी पढ़ाई करना है हमें पैनक्रियाज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे पैनक्रियाज के बारे में। हमने पढ़ लिया सलेवरी ग्लैंड्स, फिर हमने पढ़ लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो पैनक्रियाज के बारे में। किसके बारे में? पैनक्रियाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पैनक्रियाज। बच्चे ये है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को कहा जाता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज को क्या कहते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे हेटेरो मतलब डिफरेंट होता है, और ग्लैंड जो है वो आप पढ़े होंगे 3 टाइप के होते हैं हमारे बॉडी में। एक होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो ऐसे ग्लैंड जो अपना सब्सटेंस प्रोडक्शन साइट से टारगेट साइट तक कोई डक्ट के थ्रू पहुंचाता है, कोई पाइप के थ्रू पहुंचाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड, या उसी का दूसरा नाम देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल के लिए बच्चे पैनक्रियाज है, लीवर है, या फिर सलेवरी ग्लैंड है, तो वो सब जो अपना सब्सटेंस बनाता है वो जहां पे काम करता है टारगेट साइट वहां तक पहुंचाता है। कैसे? तो वो पहुंचाता है डक्ट के थ्रू। तो हम कह सकते हैं पैनक्रियाज में है एक्सोक्राइन पार्ट, सलेवरी ग्लैंड्स रहता है यहाँ पे, पैरोटी ग्लैंड्स यहाँ पे रहता है,
और उसका टारगेट साइट कहाँ है, ओरल कैविटी। तो यहाँ से ओरल कैविटी यानी माउथ में जो आता है एंजाइम या फिर सलाइवा आता है, वो कैसे आता है, पाइप के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कि सलेवरी ग्लैंड एक डक्टेड ग्लैंड है, या उसी को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इंडोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जो अपना केमिकल सब्सटेंस हार्मोन प्रोडक्शन साइट से टारगेट साइट तक, बल्कि कोई पाइप या डक्ट के थ्रू नहीं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। चलिए समझते हैं कि एग्जांपल से। आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है क्लास 8 में, क्लास 10 में आप पढ़ेंगे ही, जिस टाइम पर बच्चे का डिलीवरी होता है, तो आप जानते हैं जो बच्चा का डेवलपमेंट होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। तो 9 मंथ में जब बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है फुल्ली यूट्रस में, तब बेबी का बर्थ का टाइम आता है, जिसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। तो बेबी के बर्थ के लिए यूट्रस के वाल जोर जोर से कंट्रैक्ट करता है, ताकि बेबी को नीचे पुश किया जा सके। और यूट्रस को कंट्रैक्ट करने के लिए एक हार्मोन्स की जरूरत पड़ता है, और वो हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, हमारे ब्रेन में ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो और वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो बच्चे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ बनता है, ब्रेन में। काम कहाँ करता है, यूट्रस में। तो ब्रेन से यूट्रस तक क्या कोई पाइप है, क्या कोई ट्यूब है जिससे ऑक्सीटोसिन जाता है? तो इसका आंसर है नहीं, बल्कि जब ब्लड यहाँ पे आता है हमारा बॉडी का, तब पिट्यूटरी ग्लैंड अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड में मिक्स कर देता है, और ये ब्लड घूमते घूमते पूरा बॉडी से होते हुए जब यूट्रस के पास जाता है, तो यूट्रस का वाल उस हार्मोन के इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है, और तब यूट्रस के वाल को कंट्रैक्ट करने लगता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स यूट्रस तक पहुंचा कैसे, तो ब्लड के थ्रू पहुंचा, कोई डक्ट के थ्रू नहीं। तो डक्ट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो बच्चे, ऐसा ग्लैंड जिसमें केमिकल सब्सटेंस प्रोडक्शन साइट से टारगेट साइट तक डक्ट के थ्रू पहुंचता है, पाइप के थ्रू पहुंचता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जिसमें ब्लड के थ्रू पहुंचता है उसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड या इंडोक्राइन ग्लैंड। और ऐसा ग्लैंड जो डक्टलेस भी हो और डक्टेड भी हो, यानी एक्सोक्राइन भी हो और इंडोक्राइन भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और हमारा जो पेनक्रियाज है वो कौन सा ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। मींस बच्चे, इसमें 2 पार्ट होंगे, एक होंगे एक्सोक्राइन और एक होंगे इंडोक्राइन। तो ये जो पेनक्रियाज है इसमें 2 पार्ट होंगे, एक होंगे एक्सोक्राइन पार्ट और दूसरा क्या होंगे, तो इंडोक्राइन पार्ट होंगे। अब बच्चे, क्वेश्चन है कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में कौन सा ज्यादा पार्ट होंगे? तो लगभग पूरा पेनक्रियाज में मोर देन 90%, यानी मोर देन जो है मोर देन 90%, ठीक है, 90% से ज्यादा होता है, 90 का 95% से ज्यादा होता है एक्सोक्राइन पार्ट पूरा पेनक्रियाज का, और लेस देन 5% होता है कौन, तो यानी 5% से कम 2.5%, 1% होता है कौन, तो इंडोक्राइन पार्ट। तो पूरा पेनक्रियाज में जो मैक्सिमम पार्ट है वो होता है एक्सोक्राइन पार्ट, और जो मिनिमम पार्ट है वो होता है इंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। अब है बच्चे कि पेनक्रियाज का लोकेशन क्या है। तो अगर मैं इसका पोजीशन बताऊं, पेनक्रियाज का पोजीशन बताओ, तो मैं क्या बता सकता कि पेनक्रियाज जस्ट बिलो है किसके, स्टमक के। तो एक है, फर्स्ट में क्या हम लिख सकते हैं, बिलो द स्टमक, बिलो द स्टमक के नीचे प्रेजेंट है क्या, तो पेनक्रियाज ये वाला। दूसरा मैं क्या बता सकता हूं कि बिटवीन द सी शेप डियोडेनम। बच्चे, ये सी शेप का क्या है, डियोडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, तो ये डियोडेनम के बीच में है। तो दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूं बिटवीन द डियोडेनम के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक और पोजीशन बता सकता हूं, कैसे बच्चे, तो ये आप जानते हैं यहाँ पर मसल का दीवार जैसा यानी छत जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग मसल का फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है डायफ्राम।
डायफ्राम से नीचे वाला ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। क्या बोलेंगे? एब्डोमेन। और डायफ्राम से ऊपर वाला ये जो पार्ट है जहां पे हमारा पैरासाइडिल और 2 लंग्स होते हैं, इस वाला पार्ट को बोलते हैं क्या? तो थोरैक्स। और जहां पे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, नाभि वाला के आसपास का जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में देखेंगे तो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, गल ब्लैडर है, लीवर है, सारा कुछ कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमेन में। अब जो नाभि से ऊपर वाला पार्ट है ना उसको हम लोग बोलते हैं अपर एब्डोमेन, और नाभि से नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं लोअर एब्डोमेन। तो हमारा जो पेनक्रियाज है वो प्रेजेंट रहता है लेफ्ट के तरफ, और ऊपर एब्डोमेन में तो हम लोग बोल सकते हैं कि पेनक्रियाज प्रेजेंट रहता है लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन। एब्डोमेन तो पेनक्रियाज का अगर पोजीशन बताना होगा तो आप तीनों में से कोई बता सकते हैं, अगर तीनों बताएंगे तो और बेहतर होगा। बिलो द स्टमक, बिलो द स्टमक, बिटवीन द ड्यूडेनम एंड लेफ्ट अपर साइड ऑफ एब्डोमेन, या एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। और पेनक्रियाज का दूसरा नाम क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। और इसमें 2 पार्ट होंगे, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट क्या होंगे? मोर देन 95%, और इंडोक्राइन पार्ट होंगे लेस देन 5% गाइस। तो चलिए सबसे पहले पढ़ाई करते हैं कि भैया ये जो है दोनों पार्ट ये क्या रिलीज करता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट रिलीज करता है, एक्सोक्राइन पार्ट रिलीज करता है एक जूस, उस जूस का नाम है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। यानी एक्सोक्राइन पार्ट है पेनक्रियाज का, वो क्या रिलीज करता है? तो पेनक्रियाटिक जूस। और इंडोक्राइन रिलीज करता है हार्मोन्स। क्या रिलीज करेगा? हार्मोन्स। और यहाँ पर जो हार्मोन्स पढ़ना है आपको, वो 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, और भी है लेकिन आपको नहीं पढ़ना, यहाँ पे हाई क्लास में पढ़ेंगे। एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकागोन। तो एंडोक्राइन पार्ट्स कितना हार्मोन्स रिलीज करता है? 2 हार्मोन्स, एक का नाम है इंसुलिन और दूसरा का नाम है ग्लूकागोन। और एक्सोक्राइन पार्ट क्या रिलीज करता है? पेनक्रियाटिक जूस। और इस पेनक्रियाटिक जूस में होता है बहुत सारा इंटरेस्टिंग और यूजफुल एंजाइम्स का नाम सुनिए आप लोग। एक है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन है। दूसरा है कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। और एक है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। और नेक्स्ट है लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज। और एक है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। और एक और है जो कि एंजाइम नहीं है, जिसका नाम है पेनक्रियाटिक साल्ट्स, ठीक है। तो बच्चे पेनक्रियाटिक जूस में कितना कुछ रहेगा? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलास्टेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंड पेनक्रियाटिक साल्ट्स रहेगा। अब सबसे पहले बात है कि ये सब जो है वो क्या है? तो ये एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, लेकिन ये एंजाइम नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है स्टमक, जब स्टमक में फूड आएगा, इसके अंदर जब स्टमक में फूड आएगा तब स्टमक में पेप्सिन एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करता है, जिसको आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। उसके बाद स्टमक में बहुत सारा जूस मिलेगा, एसिड वगैरह मिलेगा, ऐसे ऐसे करके मिक्स करते रहता है। जब मिक्स करके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है फूड, यानी ड्यूडेनम में आता है, तब यानी यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है? तो पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। तो स्टमक से जब ड्यूडेनम में फूड आता है तब उस फूड को हम लोग बोलते हैं काइम। क्या बोलेंगे? काइम। और यहाँ पर जब स्टमक से फूड आता है ड्यूडेनम में, तो उस टाइम पर एसिडिक होगा कि बेसिक? तो ऑब्वियस ही बात है, उस फूड के साथ HCl बहुत ज्यादा मिक्स होगा, तो उस फूड को हम लोग बोलते हैं क्या? तो एसिडिक काइम बोलते हैं। तो स्टमक से जो फूड आएगा यहाँ पर, उस फूड का नाम क्या देंगे? एसिडिक काइम। क्या?
एसिडिक काइम नाम देंगे। ये सब एसिडिक काइम आता है तो ये सारा एंजाइम मिलकर के एसिडिक काइम पे काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये सारा एंजाइम काम करता है बेसिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में, लेकिन ये जो फूड आया है वो तो एसिडिक है। तब यहां पर आता है दो चीज, एक है पेनक्रियाटिक सॉल्ट्स और एक आता है लीवर से बाइल सॉल्ट्स, और एक और आता है इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल सॉल्ट्स। तो पेनक्रियाटिक सॉल्ट्स, लीवर से आने वाले बाइल सॉल्ट्स और इंटेस्टाइन्स में रिलीज होने वाले इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा इंटेस्टाइनल सॉल्ट्स, ये तीनों सॉल्ट्स एसिडिक काइम में मिक्स हो जाता है और इस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर देता है और बेसिक मीडियम क्रिएट कर देता है, और तब जाके ये सारा ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये सारा एंजाइम मिलकर के बढ़िया से काम करता है, खुशी खुशी और बेहतर तरीका से काम करता है। कैसे? तो कुछ ऐसे देखिए। अब है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जब रिलीज होता है पेनक्रियाज से तो उस टाइम पर वो एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव होता है, काम नहीं कर पाता है ना। तो उस इनएक्टिव यानी ये जो ट्रिप्सिन है वो उस टाइम पर क्या रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। तब उसका हम लोग नाम देते हैं ट्रिप्सिनोजेन। क्या नाम देंगे? ट्रिप्सिनोजेन। तो इस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट किया जाता है किसमें? ट्रिप्सिन में। किसमें? ट्रिप्सिन में। और वो कौन करता है? तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। क्या नाम है? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज, और ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम जो कि इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिवेट करता है किसमें? तो ट्रिप्सिन में। कौन? एंटेरोकाइनेज। आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एंजाइम है ना ट्रिप्सिन, वो जब इनएक्टिव था तो उसका नाम क्या दिया था? ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन नाम रख दिया था। इधर ही मैं बस बोल देता हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। और जिस समय कीमोट्रिप्सिन रिलीज होता है ये भी इनएक्टिव होता है, तब इसका नाम देते हैं कीमोट्रिप्सिनोजेन। और जब ये रिलीज होता है ये भी इनएक्टिव होता है, इसका नाम देते हैं प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो भैया ये जो है ट्रिप्सिनोजेन, इस ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है कौन? तो एंटेरोकाइनेज। और ये जो कीमोट्रिप्सिनोजेन है उसको कौन एक्टिवेट करता है? तो पहले ट्रिप्सिनोजेन एंटेरोकाइनेज के द्वारा खुद ही एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद अपने आप को एक्टिव करने के बाद अपने भाई कीमोट्रिप्सिनोजेन को बोलता है भैया तुम तो इनएक्टिव हो, मैं तुमको एक्टिव कर दूंगा, ट्रिप्सिनोजेन से कीमोट्रिप्सिनोजेन से कीमोट्रिप्सिन में बदल दूंगा। और फिर कहता है ट्रिप्सिन भैया अच्छा इसको तो मैं कर दिया, तुम कैसे बाकी रह गया? इसको भी प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को, इसको तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कन्वर्ट कर देता है किसमें? कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। तो सबसे पहले ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में, और जब ट्रिप्सिन खुद भी एक्टिव हो जाता है, अपने आप को पूरा जोशीला बना देता है, एक्टिव हो जाता है, तो बोलता है भाई कीमोट्रिप्सिनोजेन तुम ऐसे कैसे सोए रहोगे, चलो तुमको भी जगा दूंगा, कीमोट्रिप्सिनोजेन से कीमोट्रिप्सिन में कर दूंगा। कौन बोलता है? ट्रिप्सिन। ये एक्टिव होने के बाद, और ये कहता है भैया प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज तुम ऐसे कैसे सोए रहोगे, तुमको भी तो काम करना है, प्रोटीन को पचाना है, चलो तुमको भी एक्टिव कर दूंगा। कौन बोलता है? ट्रिप्सिन। और किसमें? प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज से किसमें कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। आया समझ में? अब बच्चे काम क्या है? तो ये सारा जो है इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो ट्रिप्सिन, ठीक है, यानी क्या बताया मैंने? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, और एक और क्या? तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, ये तीनों के तीनों
डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। किसको? प्रोटीन्स को। और किस में? तो ये डाइजेस्ट करता है पेप्टॉन्स में, पेप्टॉन्स और प्रोटीएज में, पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में और कहो तो प्रोटीएज में। तो प्रोटीएज, पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। किसमें? प्रोटीएज, पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में। कौन? तो ये तीनों भाई, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। क्वेश्चन है फिर से कि सर ये जो प्रोटीन्स है वो तो बना हुआ है अमाइनो एसिड से, तो ऑब्वियसली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे तो अमाइनो एसिड बनना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर अमाइनो एसिड नहीं बल्कि क्या बन गया है? प्रोटीन्स बन गया है, पेप्टॉन्स बन गया है और पेप्टाइड्स बन गया है। तो क्वेश्चन है कि ऐसे कैसे? तो भैया ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन प्रोटीन्स को कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करता है, आधा अधूरा कर देता है। और आधा अधूरा डाइजेस्टेड प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं क्या? पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स, जो कि है प्रोटीएज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। ये अब नेक्स्ट में है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। और तो समझिए पेनक्रियाटिक एमाइलेज के क्या काम है। तो यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो बच्चे जहां तक कि आपको याद होगा, कल वाला लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे माउथ में ग्लैंड होता है, सलेवरी ग्लैंड, जो रिलीज करता है सलाइवा। उस सलाइवा में प्रेजेंट रहता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलेवरी एमाइलेज। और वो सलेवरी एमाइलेज क्या करता है? तो हम लोग जो फूड खाते हैं स्टार्च, उस स्टार्च के 30% को डाइजेस्ट कर देता है। किसमें? माल्टोज में। क्वेश्चन है कि सर अभी भी तो 70% बाकी था। तो बच्चे जो 30% तो डाइजेस्ट हो गया है ओरल कैविटी में सलेवरी एमाइलेज के द्वारा। सलेवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? बताओ, 1 2 3। अल्फा एमाइलेज और तीसरा नाम टाइलिन। तो चलिए पेनक्रियाटिक एमाइलेज का देखते हैं। तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज बचे हुए जो 70% स्टार्च होता है, जो कि हमने रोटी, चावल और आलू से खाया है, वो 70% स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। क्वेश्चन फिर से आता है, सर स्टार्च तो बनता है ग्लूकोज से, लेकिन आपने तो माल्टोज बना दिया, कैसे? तो बच्चे जो यहाँ पर पेनक्रियाटिक एमाइलेज होंगे, यहाँ पर जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज होंगे वो स्टार्च को कंप्लीटली ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट कर पाता है, क्षमता नहीं है, बल्कि स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन कर देता है? माल्टोज में। और इस फिर माल्टोज को फर्दर माल्टेज नाम का एंजाइम डाइजेस्ट करेगा। कहां से आएगा आगे देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो ये 70% स्टार्च को पेनक्रियाटिक एमाइलेज किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। तो आप इसका देख लिए, इसका देख लिए, इसके बारे में देख लिए, पेनक्रियाटिक साल्ट्स के बारे में देख लिए कि एसिडिक खाइन को न्यूट्रलाइज करके बेसिक बनाता है, ताकि ये सारा एंजाइम खुशी खुशी काम कर सके। और फिर नेक्स्ट में बच गया क्या? पेनक्रियाटिक लाइपेज। अभी नहीं बताऊंगा, लीवर पढ़ाने के बाद बताऊंगा पेनक्रियाटिक लाइपेज के बारे में क्या काम करता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं लीवर के बारे में। लीवर के बारे में बहुत कुछ है, इतना है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, लगभग 1.5 किलो का होता है। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? लीवर, जो कि प्रेजेंट रहता है कहाँ पे? तो ये था लेफ्ट साइड, तो ये क्या होगा? राइट साइड में, और अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है लिवर, पहला। दूसरा किस तरफ? तो राइट साइड में, और ये बोल सकते हैं अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, यानी यहां पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कौन? लीवर। अब लीवर ना 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, एक को हम लोग बोलते हैं राइट हेपेटिक लोब्यूल्स और एक को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक लोब्यूल्स, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, हमें यहाँ पर पढ़ना है कुछ और। तो चलिए समझते, लीवर प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है, यानी क्योंकि लीवर का बहुत सारा काम होता है ना बच्चा, सबसे मेन का बहुत सारा काम होता है। जैसे हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होता है उसको खत्म करने का काम, जैसे यूरिया बनाता है, पेशाब वाला काम जो यूरिया बनता है वो यही बनाता है लीवर, और नीथिन साइकिल से हायर क्लास में पढ़ेंगे।
डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, हमारे बॉडी में जितना भी जहरीला सब्सटेंस बनता है, जहर बनता है, उस जहर को किल करने का, खत्म करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। बहुत सारा काम होता है, लेकिन हमें वो सब नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है खाना से रिलेटेड कैसे है, खाना को कैसे डाइजेस्ट करता है उसके बारे में। तो लीवर प्रोड्यूस करता है जूस जिसका नाम है बाइल जूस, बाइल जूस। और इस बाइल जूस में प्रेजेंट रहता है दो सब्सटेंस, एक का नाम है बाइल पिगमेंट्स, एक का नाम क्या है? बाइल पिगमेंट्स। यानी लीवर प्रोड्यूस करता है जूस जिसका नाम क्या है? बाइल जूस। और उस बाइल जूस में रहता है दो सब्सटेंस, एक का नाम है बाइल पिगमेंट्स और दूसरे का नाम है बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स। बाइल पिगमेंट्स में होता है बिलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। क्या होता है? एक होता है बिलोरुबिन और दूसरा क्या होगा? बाइलिवर्डिन। तो ये दो पिगमेंट होता है बाइल पिगमेंट्स में, बिलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। और इसका काम होता है स्टूल को पीला करना। तो आप जो स्टूल डिस्चार्ज करते हैं, सुबह सुबह टट्टी करते हैं, उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है, येलो होता है। ऐसा नहीं कि आप हल्दी खाते हैं खाना में इसलिए येलो होता है, नहीं, ये होता है बाइल पिगमेंट्स के कारण। तो स्टूल को येलोइश कलर प्रोवाइड करता है बाइल पिगमेंट्स। हमें इसके बारे में नहीं जानना, हमें जानना है बाइल सॉल्ट्स के बारे में। तो क्वेश्चन है बाइल सॉल्ट्स क्या करता है? तो जो फूड इधर से आता है स्टमक से, एसिडिक होता है जिसका नाम क्या है? एसिडिक काइन, जिसको अभी बताया था मैंने। एसिडिक काइन को न्यूट्रलाइज करता है, बेसिक बनाता है, अभी बताया ना कुछ देर पहले। पैनक्रियाटिक सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाले इंटेस्टाइनल सॉल्ट्स, ये तीनों टाइप के सॉल्ट्स मिल करके स्टमक से आने वाले फूड को न्यूट्रलाइज करता है ताकि ये सारा एंजाइम बेहतर तरीका से बेसिक मीडियम में काम कर सके। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट्स का दो काम होता है। एक काम होता है एसिडिक काइन को न्यूट्रलाइज करना, एसिडिक काइन को क्या करना? न्यूट्रलाइज करना। और दूसरा काम होता है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। क्या होगा? इमल्सिफिकेशन। अब क्वेश्चन है कि सर ये नया बात क्या हो गया इमल्सिफिकेशन? तो सुनोगे बच्चा, हम लोग जो खाना खाते हैं, फैट भी खाते हैं, उसमें तेल वगैरह सब खाते हैं ना, बटर, तेल, घी ये सब खाते हैं। तो हम जो फैट खाते हैं ना, वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है। ग्लोब्यूल्स मतलब आम भाषा में समझो गोला। ठीक है, तो हम लोग जो फैट खाते हैं ना, वो बड़ा बड़ा गोला होता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होता है। और उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है पेनक्रियाटिक लाइपेज। बहुत नखरेबाज होता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज कहता है कि भैया आपने जो बड़ा बड़ा फैट खाया है ना, उस पर मैं काम नहीं करेगा, मुझे बड़ा बड़ा फैट को छोटा छोटा फैट में कन्वर्ट करके दो, तभी मैं डाइजेस्ट करूंगा फैट को, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसा कहना किसका है? पेनक्रियाटिक लाइपेज का। बहुत नखरेबाज। लीवर कहता है भाई कर दूंगा, मैं रिलीज करता हूं बाइल सॉल्ट्स। तो ये क्या करता है? बाइल सॉल्ट्स में, अच्छा दिख रहा है ना यहाँ पे, नहीं दिख रहा होगा तो आप क्या ही कर सकते हैं, बहुत कुछ लिखा है बोर्ड पे। तो आप देखेंगे तो जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, मान लीजिए ये क्या है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, बहुत बड़ा टुकड़ा है। तो इस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ये जो है पेनक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, सॉरी वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। तो ऐसे केस में लार्ज फैट, ऐसे समझो आसान भाषा में भाई कि एक छोटा सा कंकर है और एक बड़ा सा पत्थर है और हमारे पास एक हथौड़ा है, किससे आसानी से चकनाचूर हो जाएगा? मतलब कौन सा पत्थर? तो अगर इस हथौड़ा से बड़ा वाला पत्थर को मारूंगा, दो टुकड़ा में होगा कन्वर्ट, फूटेगा, टूटेगा, अच्छा से भी टूटेगा। लेकिन छोटे वाले कंकर पे जोर से दिया एक हथौड़ा, वो छोटा वाला कंकर जो है वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, पिसा जाएगा। सेम वैसे ही जो बड़ा फैट है ना, उस पे पेनक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा, अच्छा से नहीं, धीरे काम करेगा, टाइम लगाएगा। लेकिन इस बड़ा फैट ग्लोब्यूल्स को छोटा छोटा एकदम इत्तू सा बना देंगे तो इसका वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा फैट ग्लोब्यूल्स को छोटा फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे
तो इसका वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसके बाद पेनक्रियाटिक के लाइपेज एकदम धड़ाधड़ तरातर काम करने लगेगा। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। बाप रे, ये भी मिट गया। क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है और ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ large fat globules into small fat globules is called emulsification। आम भाषा में बोलेंगे ना तो बड़ा बड़ा फैट ग्लोब्यूल्स को छोटा छोटा फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। और ये कौन करता है? तो ये करता है हमारा प्यारा सा बाइल सॉल्ट्स, जो कि रिलीज होता है लीवर से बाइल जूस के फॉर्म में। तो ये छोटा छोटा फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है। इस छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स को हम लोग एक और नाम देते हैं, और वो नाम क्या है? इमल्सिफाइड फैट्स। क्या नाम है? इमल्सिफाइड फैट्स। अब इस इमल्सिफाइड फैट्स पर एकदम बढ़िया से काम करेगा कौन? पेनक्रियाटिक लाइपेज। अब पेनक्रियाटिक लाइपेज बोलेगा कि भैया आपने इतना सा छोटा छोटा बना दिया, किसको? तो फैट्स को, जिसका नाम क्या है? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स या इमल्सिफाइड फैट्स। इस इमल्सिफाइड फैट्स को, इमल्सिफाइड फैट के ऊपर काम करेगा कौन? पेनक्रियाटिक लाइपेज। कौन काम करेगा? पेनक्रियाटिक लाइपेज। और ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स यानी इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर पेनक्रियाटिक लाइपेज खुशी खुशी से काम करेगा, अच्छा से डाइजेस्ट कर देगा। किसमें? तो फैटी एसिड्स में। किसमें? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। तो हम लोग जो तेल, बटर, ग्लिसरॉल, तो हम लोग जो तेल खाते हैं, बटर खाते हैं, घी खाते हैं, उसमें फैट रहता है। उस फैट को सबसे पहले छोटा छोटा किया जाता है इमल्सिफिकेशन नाम के प्रोसेस से, जो कि करते हैं बाइल सॉल्ट्स। और फिर उसके बाद उस इमल्सिफाइड फैट्स पर, स्मॉल फैट्स पे पेनक्रियाटिक लाइपेज बढ़िया से वर्क करता है, उसको डाइजेस्ट करके बना देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये सारा काम था पेनक्रियास के बारे में, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में। अब कुछ चीजें हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में है, लेकिन हम लोग पढ़ाई करेंगे। और वो क्या है? तो इस सब का पाइप का नाम, ट्यूब का नाम, भैया ये क्या है? पेनक्रियाज। इस पेनक्रियाज के साथ जो डक्ट निकलता है, पाइप निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? पेनक्रियाटिक डक्ट। ये है क्या? तो ये है लिवर। और लिवर के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसका नाम होता है हेपेटिक। कहीं भी हेपेटिक वर्ड दिखे तो पक्का समझ जाइएगा लीवर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात है। तो ये लीवर से निकला हुआ डक्ट है ना, इस डक्ट का नाम क्या है? हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट। क्या नाम है? हेपेटिक डक्ट। और ये क्या है? तो गल ब्लेडर। चलिए गल ब्लेडर के बारे में समझते हैं। बच्चे, हमारा जो पेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है या स्टमक है, क्या उसमें भोजन हमेशा रहता है? तो इसका उत्तर है नहीं, हमेशा नहीं रहता है। लेकिन लीवर हमेशा बाइल जूस बनाते रहता है। तो लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस धीमे धीमे करके गल ब्लेडर में आता है। यानी लीवर बाइल जूस बनाता है और बनाते ही भेज देता है किसमें? गल ब्लेडर में। और गल ब्लेडर के अंदर समझे पहुंच जैसा, थैला जैसा है गल ब्लेडर। और इस गल ब्लेडर के अंदर जमा होते जाएगा कौन चीज? तो बाइल जूस। तो बाइल जूस से ये पूरा लबालब भर जाता है इसके अंदर। यानी गल ब्लेडर का काम पहले पूछा कि है क्या, तो आप बोल सकते हैं कि गल ब्लेडर स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका काम होता है बाइल जूस को टेम्पररी स्टोर करना। और ये जो बाइल जूस आता है ना, उसमें वाटर का मात्रा ज्यादा होता है या कुछ चीज ज्यादा होता है। तो बाइल जूस को कंसंट्रेट करना और बाइल जूस को टेम्पररी स्टोर करना किसका काम है? तो गल ब्लेडर का। समझे? पता है कभी कभी ना, या बहुत लोगों के शरीर में, बॉडी में, ये जो गल ब्लेडर है, वो जो बाइल जूस आता है ना, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर देता है।
इतना कंसंट्रेट कर देता है कि हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, एकदम पत्थर की तरह। तब उसको बोलते हैं क्या कि फलाना को तो पत्थरी हो गया है, यानी स्टोन हो गया है गल ब्लैडर में। वो कैसे होता है? तो बाइल जिसको एक्सट्रीम कंसंट्रेटेड करते हैं, ज्यादा गाढ़ा कर देते हैं, गाढ़ा करने के चक्कर में पत्थरे बन जाता है। समझ गए? तो ऐसे केस में ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाता है, और बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो गल ब्लैडर को ही काट दिया जाता है। तो गल ब्लैडर का काम क्या है? बाइल जूस जो बनता है लीवर में उसको टेम्पररी स्टोर करना और कंसंट्रेट करना, इसका काम है गल ब्लैडर का। जैसे ही फूड आएगा तो ये गल ब्लैडर एक हार्मोन्स आता है, गल ब्लैडर को ऐसे पिचका देगा, और जैसे गल ब्लैडर पिचकेगा ना, हरहरा के ऐसे करके निकलेगा बाइल जूस, यूं करके हिया आ जाएगा। कहाँ? ड्यूडेनम में। ठीक है, तो ये है हेपेटिक डक्ट, छोटा सा, इसका नाम है क्या? हेपेटिक डक्ट। और ये क्या है? गल ब्लैडर। और गल ब्लैडर से जो डक्ट जुड़ा हुआ है इसका नाम है, कहाँ लिखूं भाई, जगह भी नहीं है इसका लिख देता हूं यहां पर। इसका नाम है सिस्टिक, CYSTIC, सिस्टिक डक्ट। इसका नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। गल ब्लैडर से जुड़ा हुआ डक्ट का नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। लीवर से इतना दूर जो आया है उसका नाम क्या है? हेपेटिक डक्ट। इधर से सिस्टिक, इधर से हेपेटिक डक्ट, इधर से सिस्टिक डक्ट, ये दोनों मिलकर के कॉमन डक्ट बना देता है भैया, दोनों का रास्ता सेम हो जाता है। इस डक्ट का नाम है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं CBD, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। यहां से लेकर के यहां तक आता है, समझ गए? और यहां से कॉमन बाइल डक्ट आया यूं, इधर से क्या आया है? पेनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलके बनाता है ये छोटा सा डक्ट, जिसका नाम है, यूं करके मैं कहां लिखूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इसका नाम क्या है? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम है? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ई छोटा वाला पार्ट को। और यहाँ पर ना एक गेट होता है जिसको बंद और खोलने का काम करता है, जिसको आप बोलते हैं इंस्फिंक्टर। क्या बोलेंगे? इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसको क्या बोलेंगे? इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यहाँ पर जो गेट रहता है, इंस्फिंक्टर रहता है। ये सारा जो अभी पढ़ाया ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना बनता है ना, आगे जाएंगे। अभी से तैयारी कीजिए, आगे थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए तो बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं ये बायोलॉजी के फोर्थ लेक्चर होंगे। अगर आप फर्स्ट लेक्चर में और अभी के लेक्चर में देखेंगे तो मेरे में बहुत ज्यादा चेंज आया होगा, बोलने का कॉन्फिडेंस आया, भाई जलवा है अपन। ठीक है, तो ये था पूरा किसके बारे में? तो पेनक्रियाज और लीवर के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी अच्छा, इससे भी फुल एनर्जेटिक के साथ। तब तक के लिए बाय।